द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, बाजार में तूफान आया हुआ है। बम छूट रहे हैं, मिसाइलें छूट रही हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। घबराहट का वातावरण। घबराइए मत, लेकिन अग्नि परीक्षा का दौर तो यही है आपका। मतलब जो कोरोना, भाई हम तो तपे लोग हैं, हम तो इतने मजबूत हो चुके हैं कि हम पर तो अगर मिसाइल, शेयर बाजार की मिसाइल दाग भी दी जाए या कोई तगड़ा सा बम भी डाल दिया जाए तो हम कोई पिघलने वाले नहीं हैं। मतलब हम तो प्रसन्न रहते हैं, मतलब घूमते फिरते हैं, एंजॉय करते हैं। मंदी चाहते हैं हम तो कि हमारी थकान मिटे। जो मानसिक थकान आ जाती है ना, वो मानसिक थकान हम मंदी के दौरान मिटाना चाहते हैं। थोड़ा विश्राम मिले शरीर को, और मिला भी है मेरे को। कल मैं फर्स्ट क्लास मतलब गया हूँ, एक रमणीक स्थान था यहीं, वहाँ मैं घूम के आया, बैठा, मिसेज भी साथ थी। फिर वहाँ फिर कॉफ़ी वॉफ़ी पी। बहुत शानदार रेस्टोरेंट था, शांत एकदम, लश ग्रीन जगह पे। तो मंदी इसलिए भी आनी चाहिए कि देखिए, आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं आते हैं। आईपीओ महंगे आते हैं, अलॉटमेंट नहीं आते। लूटम मार मची हुई है, जिस मर्जी आए रेट पे आते हैं। और आपको वो जो स्विगी का आईपीओ 390 रुपये में आ रहा है, ये कोई बात है क्या? बताओ आप। ये सेबी भी रोक नहीं रही उसको, वो लूट ले जाएगा इन्वेस्टर्स को। और इन्वेस्टर नहीं भी लगाएगा तो म्यूचुअल फंड तो लगाएंगे, वो भी इन्वेस्टर्स का ही पैसा है भाई। मेरा सेबी से मेरी आवाज़ शायद नहीं पहुंचेगी वहां तक, लेकिन मेरा अनुरोध है कि इस आईपीओ को सेबी रोके प्लीज़। मतलब ये लूट है। दूसरा पेटीएम बनेगा प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से, धक्का लगने के पॉइंट ऑफ व्यू से। खैर, एनीवे, आज हम एक ऐसे सेक्टर पर चर्चा करेंगे जिसमें थोड़ा सा बचाव है भी। लेकिन दोस्तों, बच लो थोड़ा सा उससे, इतिहास गवाह है। ठीक है, मोदी जी रेरा एक्ट लिया है, इन रियल्टी कंपनियों को थोड़ा सा उठा दिया है। ये उस रेरा एक्ट के कारण ही उठी हैं, वरना ये देखो देख एक दूसरे के कंपटीशन में जो बुकिंग का पैसा आता था ना फ्लैट्स का, बजाय उन फ्लैट्स उस कॉम्प्लेक्स का निर्माण पूरा करने के लिए ये उस पैसों ज़मीन खरीद लेती दूसरी जगह। और दुनिया भर के झगड़े, लिटिगेशन, ओवर प्राइसिंग, ओवर कोस्टिंग होता रहता था। तो आज जो हमारी चर्चा का विषय होगा वो रियल्टी सेक्टर होगा। मैं पटापेक्ष कर दूंगा आपके सामने, एक एक ताड़ी खोल के रखता हूँ क्या हो रहा है इसमें। ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर भी ये था, खरीदो ऑटो ऑटो ऑटो। क्या हुआ क्या? हवा निकलने के बाद आपको बताया गया कि भाई थोड़ी सी ढिलाई है इसमें। तो ये संकेत तो मई, जून जुलाई से आ गए थे हालांकि, लेकिन आप लोगों को अब बताया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट है ये। तो रिपोर्ट तो वो काम की है जो प्री मॉर्टम रिपोर्ट हो, ताकि इलाज हो सके उसका। अरे भाई, कोई वेंटिलेटर पे लगाना हो, कोई ऑक्सीजन लगानी हो, कोई हार्ट सर्जरी करनी हो, कोई किडनी बदलनी हो, कोई लीवर बदलना हो, ब्रेन ऑपरेशन करना हो, तो पहले होगा। मरने के बाद आप ऑपरेशन करोगे क्या? मतलब वो खबर दी तो क्या खबर दी? कुछ नहीं दी, तो मरी की खबरें होती एक तरह से। मैं बहुत साफ करने वाला आदमी हूँ, बहुत सिंपल भाषा में बोलता हूँ। मैं देश का आदमी हूँ, ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान हूँ मैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि मैं आपको अब बताता हूँ। मैं जब जाता हूँ, अच्छा खैर वो बात बाद में करेंगे, पहले यही बात करते हैं दोस्तों कि रियल्टी का जो इंडेक्स है, रियल्टी निफ्टी, क्या पोजीशन है उसकी बताते हैं। रियल्टी निफ्टी 28/3/2022 को 28/3/2021 को 372 पॉइंट पर था। टोटल इंडेक्स ही 372 था वो, जिसमें ये 8-10 कंपनियां जो भी मेन शामिल हैं। 21/6/24 को 1140 पे आए, जो इसका हाईएस्ट लेवल था, लाइफ टाइम हाई था इसका रियल्टी इंडेक्स का। यानी 2 साल में, 28/3/22 को था वो 372 का लेवल। मतलब 2 ईयर्स का एनालिसिस किया है मैंने इसका। 28/3/22 को 372 पॉइंट था निफ्टी रियल्टी, और आज कितना है? 982 पॉइंट है। कितना घटा?
नहीं, हाईएस्ट कितना गया था 21,624, यानी 21 जून 2024 को इसका लेवल आया 372 से बढ़ के 1140 आया। $1140 आया ना इसका लेवल। तो अब पोजीशन ये है दोस्तों कि 26/9/24 को 1131 आया, बीच में थोड़ा सा गिरा, 1140 के बाद गिर करके और वो 1000 पॉइंट तक आया, और फिर वो 26/9 यानी 26 सितंबर 24 को 1131 पे आया, यानी 40 पार नहीं कर पाया। अगर इसको और आगे बढ़ना होता तो 1140 पार कर जाता, 9 ही तो पॉइंट दूर थे। टेक्निकल एनालिसिस और होता क्या, यही तो है। और 4/11/24 को आज 982 है, यानी 18, अब घटत देखो परसेंटेज में घटत बताते हैं आपको, देखो कितना रहा है। 900 1140 40 माइनस 982 ये 158 पॉइंट घट गया, यानी 15%। there is a steep decline of 15% in the realty index, realty निफ्टी इंडेक्स। 15% का डिक्लाइन बहुत होता है, और ये उस हालत में जब बच्चा कह रहा है कि रियल्टी के शेयर खरीदिए। हो क्या रहा है, ये माल खिसकाया जा रहा है, रिटेल इन्वेस्टर को पिलाया जा रहा है। अच्छा, अब मैं आपसे बताता हूँ, कंपनी वाइज बात करते हैं हम अपन। डीएलएफ का रेट क्या है, हाईएस्ट रेट क्या था, 968 रुपये था, आज का रेट है 799 रुपये रेट है। एक साल की बता रहे हैं इसके बाद, ये कहानी एक साल की है। अभी 799 रुपये है, और इसका पी रेशो क्या है, आज भी 54.54 है। क्या ये रियल्टी के शेयर 54.54 पे रह सकते हैं क्या? इतनी ग्रोथ है क्या अब इनमें? अच्छा सर, प्रेस्टीज एस्टेट का 100 का पी रेशो है, 2075 से गिरकर ये 1587 पे आ गए। गोदरेज 3403 से गिर के 2803 पे आ गया, 56.2 पी रेशो है इसका। ओबेरॉय 2068 से गिर के 1923 आ गया है, इसका पी रेशो 30 है। ये थोड़ा सा रीजनेबल है, लेकिन फिर भी इसमें गड़बड़ है। बताओ, कोई न कोई गड़बड़ है, इसलिए 30 का पी रेशो, वरना ये बंदे रखने वाले नहीं थे 30 का पी रेशो। अच्छा साहब, अब मैक्रोटेक डेवलपर, लोढ़ा डेवलपर भी था इसका नाम, अब मैक्रोटेक डेवलपर है। 1650 से गिर के 1203 आ गया, 30% का डिक्लाइन है इसमें भी। इसका पी रेशियो 55.8 है। और सिग्नेचर ग्लोबल का 1647 से गिरकर 1351 का रेट आ गया है, और इसका पी रेशियो कितना है मालूम है आपको? 639 रुपये है। अभी आईपीओ आया था 1.5 साल पहले इसका। तो इस भरोसे में मतलब एक आईपीओ गिर नहीं सकता। एक बात बताइए, ऑटोमोबाइल का सेल गिरी कि नहीं गिरी? ऑटोमोबाइल कंपनी में गिरावट आई, सैचुरेशन पे चल के, ये सैचुरेशन का दौर है। कोई भी चीज़ चढ़ती रहती है, लोग कहते हैं चढ़ेगा। अरे भाई, कहीं रुके तो गा, लेकिन चढ़ करके वो इतना तेज़ी से गिरता है कि आपको कोई मौका ही नहीं देता बेचने का। इसलिए मैं आपसे बता रहा हूँ, सन 2005-06 की बातें बता रहा हूँ। यूनिटेक का शेयर 9,800 रुपये गया था, डीएलएफ का शेयर 1,200 रुपये गया था, जो अभी भी नहीं आया, 22 साल बाद भी वो बाहर नहीं आया, तो 17 साल बाद भी नहीं आया वो भाव। और HDIL का भाव 1,200 रुपये गया था, जिस कंपनी का पता नहीं है, उस कंपनी की हस्तियाँ किस नदी या नाले में बहाई गई, ये पता नहीं है। मैं आपसे बता रहा हूँ HDIL का। तो रियल्टी जैसी सेक्टर जो एक हाई बीटा सेक्टर है, और इसको 3 साल हो गए, 3 साल से ज़्यादा कोई भी सेक्टर नहीं चलता है। अब कोई माने ना माने, ये उसकी मर्जी है। मैंने आपको बता दिया है। आज मेरी बात को आप नोट कर लेना डायरी में। रियल्टी शेयरों में अगर आपके पास में है तो 10-15%, 20-25% इससे निकालना। आपको मंदी आ रही है, बहुत बड़े अवसर मिलेंगे। ए लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज यू विल गेट। ये सेक्टर, कोई भी सेक्टर वो सैचुरेशन पे पहुंचेगा। आज वारी एनर्जी भी है ना, जिस दिन ये 10,000 पे हो जाए, मान लो सपोज करो हो जाए, उस दिन ये मान लो कि अब थोड़े एक बार तो करेक्शन लेगा, बाद में साल 6 महीने बाद बढ़ जाए चाहे वो। आप देखिए कि ये जो शिपिंग कंपनी है ना,
कोचीन था, गार्डन था, मझगांव था। मझगांव को एकदम से 2200 रुपये से 5600 रुपये ले गए। क्या हुआ? तो उठना पड़ा उसको। चाहे ये उड़ जाएगी, दम है पूरी, सब कुछ है उसमें, लेकिन एक बार तो उसकी लाश करी थी ना। और इनमें तो बेसिक लकुना है। रियल्टी में सबसे बड़ा चक्कर क्या पड़ा है, ये देखो सारा माल एक्चुअल यूजर ने तो खरीदा नहीं, ये माल इन्वेस्टर्स ने खरीदा है। किसी ने 10% चुकाया, किसी ने 20% चुकाया, किसी ने 25% चुकाया उसमें से। जब ये जैसे जैसे डिलीवरेबल होता चला जाएगा माल, पोजेशन देगा, और वो कॉलोनाइजर कहेगा लाओ भाई साहब पटको मेरे पैसे, पेमेंट करो वरना पेनल्टी चालू है आप पर लेट पेमेंट करने की। उस वक्त खलबली मचेगी। और बेचो कुछ उससे पहले बेचेंगे, और वो बिकना नहीं है माल। जब सभी सेलर आएंगे कौन खरीदेगा बताइए? भाव टकरा के गिर जाएंगे, और रियल्टर की जो फर्दर सेल है वो रुक जाएगी, इन्वेंट्री इकट्ठी हो जाएगी, हालत खराब हो जाएगी। इसमें बहुत मोटा पैसा फंसता है इन्वेंट्री में। रियल्टी की एक कॉम्प्लेक्स 1000 2,000 करोड़ रुपए के हैं। जो गुड़गांव में साइबर सिटी बनाया है डीएलएफ ने, मैं समझता हूँ वो 5-7 हज़ार करोड़ से कम का नहीं है। मतलब बहुत विशाल है, बड़ा शानदार है। तो आप लोग चपेट में क्यों आते हो इसमें भाई? आखिरकार कहीं संतोष तो करोगे ना आप लोग, तो कहीं रुको यार। मतलब थोड़ा बहुत संतोष करो, 25% निकाल लो प्रॉफिट भैया। हो मतलब वो काम आएगा, उससे और बेनिफिट्स मिलेंगे। मेरे पास तो एक भी शेयर है नहीं, इसलिए आप ये समझो मैं खिलाफत कर रहा हूँ, ये मैं डिस्क्लोजर दे रहा हूँ। आई डोंट हैव एनी सिंगल शेयर ऑफ डीएलएफ ऑफ रियल्टी सेक्टर। मेरा भरोसा ही नहीं था इसमें, शुरू से भरोसा नहीं था, रियली ऑनेस्टली। क्योंकि मैंने हालत देखी है रियल्टी की क्या हुई थी। हालांकि रेरा के कारण अब वो हालत तो नहीं हो सकती, लेकिन भाव तो गिर सकते हैं। चाइना में आज क्या है, चाइना की जो मेजर प्रॉब्लम है उसमें रियल्टी में पैसा फंस गया, इन्वेंट्री इकट्ठी हो गई। भाई रियल्टी चाइना में तो कानून कायदे बहुत सख्त है ना, बहुत साफ सुथरे हैं। कहीं फ्लेक्सिबिलिटी, रिलैक्सिबिलिटी, लेजिबिलिटी कहीं नहीं है उसमें। तो बिल्कुल 1+1=2 है वहाँ पर जो भी कानून है। उसके बावजूद भी जो एक कंपनी है बहुत बड़ी चाइना की, उसका मैं नाम भूल रहा हूँ, वो कंपनी के पास में कम से कम 50 लाख करोड़ रुपए का माल इकट्ठा हो गया। 1-1.5 करोड़ रुपए की रियल्टी इन्वेंट्री वहाँ की रियल्टी कंपनियों के पास इकट्ठी हो चुकी है। और ये जो चाइना का जो पैकेज आ रहा है, ये खास तौर से तो रियल्टी कंपनियों के लिए लाया जा रहा है। ये मेटल की बात करते हैं, मेटल कहाँ से सुधरेगा? अरे पहले वो इन्वेंट्री बेच रहे हैं, वही बहुत बड़ी बात है। दूसरी बनाने की बात छोड़ो, कहाँ से डिमांड बढ़ेगी? इन्वेंट्री पड़ी हुई, गले के अंदर फांसी लगी हुई है उनके। तो ये सब ब्लफ है। मेटल सेक्टर से भी दूर रहें प्लीज़, मतलब ये पोजीशन। तो आज इतना ही रहने देते हैं, और मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरा वीडियो पूरा देखा करें। वीडियो में अगर आप पूरा नहीं देखेंगे आपको कुछ नहीं मिलेगा। मैं पहले कहना भूल जाता हूँ इस बात को, क्योंकि ये जो विचारों का सिलसिला है माइंड में इकट्ठे करके रखना पड़ता है मुझे। मैंने आज रात को 12 बजे सोचा है उठ करके, और मैं 1 बजे उठ गया था आज। मतलब 4-3:30 बजे तो मैंने बेड से उठ गया था, आ गया था। मतलब आई केम इन माई रूम, मैं ऑफिस कम रूम है मेरा, उसमें आ गया था बेडरूम छोड़ करके। आई वॉज सिटिंग एंड आई वॉज थिंकिंग सिंस 12 PM ऑफ द नाइट AM ऑफ द नाइट कि भाई व्हाट टू डू। 12 PM से मैं सोच रहा था व्हाट टू डू, हाउ टू सेफ गार्ड द इन्वेस्ट। मेरे हाथ में कोई पावर थोड़ी है, मेरे पास तो खाली अनुभव है, दिमाग है, स्टडीज़ हैं। उनको कोई माने उनकी मर्जी है, नहीं माने उनकी मर्जी है। मतलब तो दोस्तों ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। और घबराएं नहीं, मतलब कोई सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ भी नहीं।